तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वो जो भी ऑरा थी, हेवनली ऑरा है जो भी उस नीदर स्पिरिट की, ज़ू उस पर कब्ज़ा कर लेता है और बहुत तेज़ी से पीछे हटता है। अभी ज़ू थोड़ा उसकी स्पीड कम भी थी, लेकिन कैप्टन उसको चेता देता है कि नहीं यार कुछ गड़बड़ है ज़ू, जल्दी आओ। तो ज़ू से उस लड़की की जो दूरी थी, वो लगभग 150 मीटर की तो हो चुकी थी। तो ज़ू थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करता है और कैप्टन इस दौरान उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है मूव मत करो। तो ज़ू अब यह सुनने के बाद उस यंग लेडी की तरफ देखता है और ये लेडी जो उसके हाथों पर ब्लड था उसको अलग ही विचित्र तरीके से देख रही थी। हाथों को लहराती तो वो खून ना धुंध में बदल जाता और चारों तरफ फैलने लगता है और वो ब्लड की जो ऑरा थी ना 100 साँपों में बदल जाती और एक अलग खुशबू चारों तरफ फैलती है। तो लड़के की आँखों में ना एक विचित्र सा भाव आते जाता है और ये खून का जो ऑरा था 2 भागों में बँटता है और 100 से धीरे-धीरे जो साँपों की संख्या बढ़ रही थी, ब्लडी स्नेक बन रहे थे मतलब उसकी ऑरा से ही। वो हज़ारों में पहुँच चुके थे। ऑरा को फ़ील करके ना ज़ू के भी रोंगटे खड़े हो जाते। क्योंकि देखो ज़ू बैटल तो लंबे समय से कर रहा है, स्लॉटर से लेकर के कुछ भी बोलो। लेकिन खतरा वो यहाँ पर अलग फ़ील कर रहा था। और कैप्टन के शब्द भी बता रहे थे कि भाई नॉर्मल बात नहीं है। कैप्टन भी अब सीरियस हो जाते हैं और ज़ू को बोलते हैं कि देखो उस लड़की के पास जो आइटम है ना वो एक रेलिक है, प्लस इम्पीरियल क्लास की टेक्निक और साथ में इसने सुप्रीम ऑर्बिटल की जो इम्पीरियल क्लास टेक्निक है उसे भी मास्टर कर लिया है। वो ब्लड विल डोमेन चलो ठीक है वो इम्पीरियल क्लास टेक्निक तो अलग है और ये विल डोमेन वो ऐसा है कि भाई बहुत खतरनाक माना जाता है, जिसे बहुत कम लोग मास्टर कर पाते हैं। और ये जो विल डोमेन होता है ना, अगर एक बार आप पे लॉक हो गया तो आपको कहीं कहीं भी भागो आपको ट्रैक कर लेगा। अब इस समय कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस हवा का झोंका चल रहा था और एक ऑरा फील हो रही थी जो नीदर स्पिरिट के क्लोन से आ रही थी। क्योंकि देखो अब गोल्डन ड्रॉप ऑफ ब्लड तो ज़ू को मिल गया था, तो उस जो उसका क्लोन था ना धीरे-धीरे और अगली होते जा रहा था। लेकिन ना इस समय ज़ू का ध्यान था उस पर, ना तो कैप्टन का था। इनका ध्यान था इस लेडी पर। इस दौरान वो जो लेडी थी, मानो ज़ू और कैप्टन की तरफ देख भी रही थी और नहीं भी देख रही थी। और वो बोलती, "क्या वो तुम दोनों थे जिसने मेरे गर्दन को काटा था?" और इस दौरान ज़ू का जो गोल्डन क्रो का टैटू था ना, वो और हीट अप होना शुरू होता है। इसका जो लिमिटलेस क्राउन था, वो भी चमकने लगता है। बीटल्स भी एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं इसके। मतलब युद्ध के लिए लौंडा अपना तैयार था। कैप्टन भी अलग वे में रिएक्ट करता है और उसके अंदर से अलग कोल्ड ऑरा निकलनी शुरू होती है। दोनों आँखों में ना फिर से वो कुछ मार्किंग से बनने लगता है। अब इस दौरान ये जो लेडी थी यंग वुमन, वो अपने दाएँ पैर को आगे बढ़ा और जैसे ही ना ऐसे ज़मीन पर रखती है, एक ऑरा बहुत तेज़ी से ज़ू और कैप्टन की तरफ बढ़ती है। लेकिन इसी समय ऊपर से एक आवाज़ आती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? और वो ऑरा बहुत फ़ियर्स थी। ऑरा को फ़ील करके ना ऑरा का प्रेशर से ही ज़ू और कैप्टन पीछे की तरफ जाते हैं और खून की उल्टी करने लगते हैं और सेम ये लेडी का भी हाल था। और लड़की जो कि एकदम ब्लैंक हो गई थी ना, अब इसका दिमाग फिर से वापस आया था और ये भी भागने लगती। और ज़ू और कैप्टन के पास भी समय नहीं था उस लड़की पर ध्यान देने का, ये भी अपना भागना शुरू करते हैं। क्योंकि ऊपर से जो आवाज़ आई थी वो नीदर स्पिरिट की थी। उसका एक क्लोन रिएक्ट किया था क्योंकि देखो अब उसका मेन जो था, एक तो कपड़े इन्होंने डैमेज कर दिए थे, प्लस उसके एक क्लोन को भी उसकी मेन ऑरा को एब्ज़ॉर्ब कर लिया। और इस समय नीदर स्पिरिट के आँखों में जो गुस्सा था ना भाई, वो इतना ज़्यादा था कि मैं क्या ही बताऊँ। स्वॉर्ड सेजेस से जो वो बैटल कर रही थी, उनके लिए भी उसे उतना गुस्सा नहीं था जितना इन लोगों से था। तो लेकिन देखो वो जो पावरफुल एल्डर्स है वो तो नोटिस कर लेते हैं ज़ू और कैप्टन को और वो भी अचंभित थे कि यार ये लोग। लेकिन फिर वो सोचते कि चलो ये लोग एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर की हैं तो हमें क्या करना? और तीनों इंसान हैं तो फिर भाई स्वॉर्डसेस वालों की ज़िम्मेदारी भी थी। ये जो नीदर स्पिरिट इनकी तरफ बढ़ रही थी ना, उसे ब्लॉक करने के लिए फिर से आगे बढ़ते। और नीदर स्पिरिट और हैरान होती है ना जब अपने मेंशन ग्रोटो की तरफ देखती कि उसके कपड़े वहाँ पर फटे-फुटे पड़े हुए थे। कहाँ से हैं ये लौंडे इतने खूंखार? इवन जो एल्डर्स थे वो भी हैरान हो जाते कि भाई ये बंदे क्या है? और नीदर स्पिरिट तो चिल्लाती कि मैं तुम तीनों को तो छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे हड्डियों को भी मैं चूर-चूर कर दूँगी। पूरा फुल पावर यूज़ करती है कल्टीवेशन। अपना रज़ूकी तो फट जाती है भाई, टॉप स्पीड में भाग रहे थे और वो लेडी भी भाग रही थी। मतलब वो दूसरे डायरेक्शन में भाग रही थी। इस दौरान ज़ू और कैप्टन यान-यान के पास पहुँचते और ज़ू तुरंत यान-यान को पकड़ता है और बहुत तेज़ी से थर्मा शिप निकाल के भागने लगता है और कैप्टन तो था ही साथ में। लेकिन पीछे से नीदर स्पिरिट आ रही थी बहुत गुस्से में। क्योंकि आज देखो कैसा हुआ था, स्वॉर्ड सेज वाले उस पर बैटल कर दिए थे। उसके बाद उसका गोल्डन ब्लड जा चुका था। फिर उसके कपड़े किसी ने उठा लिए थे, फाड़-फूड़ दिए। उसके अंदर जो नफ़रत थी इन तीनों के लिए सही में बहुत ज़्यादा थी। स्वॉर्ड से, कोर्ट से भी ज़्यादा थी। अब इधर ये लोग निकल चुके थे और धर्माशिप में बैठे हुए जो यही सोच रहा था कि जो भी था वर्थ इट तो था। कैप्टन इस दौरान कुछ डकार भी मारता और बोलता है यार अच्छी चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। और ज़ू से बोलता है इस बार तो मैं पूरा शरीर के साथ वापस आ गया हूँ जो कि कभी होता नहीं है मेरे साथ। और ज़ैंग सैन वगैरह के भी नाम लेते हैं, कुछ कहानियाँ भी बताते हैं। क्योंकि ज़ू ने जहाँ भी देखा था कैप्टन को, कैप्टन का कभी मुंडी बजता है, कभी पैर बजता है, मतलब कुछ ना कुछ तो होता है। कैप्टन अपना बोलता भी है कि तुम जब पहले नहीं थे तो मैं और ज़ैंग सैन जाते थे मिशन पे, तो मैं ज़्यादा हिस्सा ज़ैंग सैन को दे देता था क्योंकि तुम्हें तो मालूम है, मेरी आदत है, जो मेरे साथ अच्छा वफ़ादारी से रहता है ये वो मतलब अपनी कैप्टन अपना हाँकता है। और ज़ू समझ रहा था कि कैप्टन क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो बोलता है ज़ू ऐसे मत देखो यार, हम साथी हैं तो 50-50 चलेगा और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ।
और वैसे भी तुम्हारे पर मेरी उधारी है 3 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स की, तो मैं तुम्हें उसमें भी माफ़ कर दूंगा 50%। जो समझ रहा था कि क्या चल रहा है और कल्टीवेशन में जाने लगता है आंख बंद करके। कैप्टन बोलता है अकेले खाओगे? तो जो जो इमोर्टल एनर्जी उसको जो मिली थी ना, वो थोड़ी बहुत लीक हो रही थी, जैसे कि इसका शैडो चोरी से खा रहा। इस दौरान जू एक एप्पल कैप्टन की तरफ उछाल देता है। कैप्टन बोलता तुम अच्छे छोटे भाई नहीं बन सकते। अब जू बोलता है यार, अब उसका प्लान क्या था कि जो तीसरा हेवनली पैलेस है ना, उसमें वो जो टैबू पॉइजन पिल है उसे डालना है, और ये खतरनाक प्रोसेस था क्योंकि देखो वो पिल भी पूरा नहीं, तो उसके स्पिरिचुअल नेचर में भी थोड़ी कमी आ गई, तो जैसे उसे रिकवर भी करना था। और फिलहाल इसका जो सी ऑफ कॉन्शियसनेस था ना, इसकी मॉर्टल एनर्जी से भरा हुआ था, क्योंकि घोस्ट एम्परर को भी वहां पर काफी फायदा हुआ था। पर फिलहाल वो तो और एब्जॉर्ब करना चाहते थे, लेकिन जू ने अपना कमांड लेकर के घोस्ट एम्परर को रोका था उस एनर्जी को डेवोर करने से, क्योंकि और एब्जॉर्ब करता ये अगर घोस्ट एम्परर वाली ऑरा, तो क्या होता इसे भी नहीं पता था। पहले ही अपने मास्टर से बात करना चाहता था। अब मेन था वो ड्रॉप ऑफ ब्लड जो इससे मिला था। जो भी था उस ऑरा की वजह से, घोस्ट एम्परर की जो इसके अंदर ऑरा थी ना, उसको तो वो चाहिए ही चाहिए था, वैसा था। क्योंकि उसी ऑरा से वो जो ब्लड था या जो भी था, वो जो नीदर स्पिरिट थी, अपने इस क्लोन को कंट्रोल करती थी। और कैप्टन इज़ोरान की तरफ देखा, और इज़ोरान वाइन पीते पीते बोलता है यार जिंदगी कितनी कठिन है ना, ऐसा ऊपर के आसमान की तरफ देख करके। इस बैटल में मेरे कितने 20 से ज़्यादा मैजिकल डिवाइसेस चले गए, और वेशभूषा बदलने में मैंने 40 मैजिकल डिवाइसेस खर्चे किए थे। मतलब गिना रहा था कैप्टन सीधा सीधा कि तुम लोगों को भी दिया था। जू इस दौरान आके खोलता है, कैप्टन की तरफ देखता है और एक छोटी सी बॉटल उछाल देता है जिसमें 30% खून था, और जो पूछता है काफी है? कैप्टन देखता है जो उसकी आंखों में दर्द था वो गायब हो जाता है कि बिल्कुल तुम सही में मेरे छोटे भाई हो, कुछ भी जरूरत लगे ना बस मुझसे बोल दो, मैं पूरी कर दूंगा। और तुरंत कैप्टन वो ब्लड को निकल भी जाता और कहता है जू मतलब छोटे भाई, अब तो मैं एक सील खोल सकता हूँ। और उसके बाद कैप्टन कुछ तो निकाल के जू को देता है, एक वेपन टाइप तो कुछ तो था। वो जू जब देखता है ना उस ब्लेड को, तो हैरान था, मतलब डैगर की तरह अच्छा काम कर सकता था और कीमती था, देख करके लग रहा था। क्योंकि देखो जू अपने वो बेलफुल फायर से ब्लेड बना लेता है, लेकिन असली ब्लेड में और अपनी फायर से ब्लेड बनाने में फ़र्क तो होता है। और थैंक्स बोलता है, कैप्टन बोलता है इसमें थैंक्स की क्या बात है, फिलहाल हमें स्ट्रांग बनना चाहिए, हमें जितना लूट लिया है, ताकि फिर हम आगे भी कुछ अच्छा कर पाए। और कैप्टन बोलता है हमें जल्दी से स्वॉर्ड सीज बनना है, क्योंकि इसी के लिए हमने प्लान किया था, तुम समझ नहीं रहे हो। मतलब एम्पर रिसीविंग प्रीफेक्चर बहुत छोटी जगह है, फिर मुझे इंपीरियल कैपिटल तक जाना है, पूरा रिवर्ड एंशिएंट लैंड घूमना है, कुछ होली लैंड वगैरह भी जाना है। जो ये सब बातें सुन रहा था, मानो इन्हें याद रख रहा था। कप्तान का ये था कि हम साथ में ट्रैवल करें, और जू भी बोलता है, तो यान यान भी ब्लिंक करती और बोलती मैं भी रहूंगी। इधर इनका धर्माशिप आगे बढ़ रहा था, और जो डाउस ऑफ प्रेसिंग माउंटेन था ना, वहां पर बैटल और घंघोर हो जाता है, क्योंकि इस समय ना भाई जो ये लोग थे अपने स्वॉर्ड सेजेस, वो टैबू ट्रेजर्स वगैरह यूज कर रहे थे। वो जो 7 फिंड थे, यानी 7 फिजिकल बॉडीज के जो मैनिफेस्टेशन है घोस्ट टेम्पर के, फिजिकल सोल्स के, वो भी आ जाते सपोर्ट करने। लेकिन बाकी जो स्वॉर्ड सेज कोर्ट वाले थे, वो उन्हें रोकते। तो आखिरी में जो नीदर स्पिरिट थे उसे कैप्चर कर लेते स्वॉर्ड सेज वाले, और ये मिशन का मेन गोल था, क्योंकि तीनों में सबसे कमजोर यही थी, तो इसे पकड़ना थोड़ा आसान। क्योंकि देखो इनका ये था कि तीनों स्पिरिचुअल सोल्स मर्ज नहीं होने चाहिए, और वो सातों फिजिकल सोल्स, नहीं तो फिर से घोस्ट टेम्पर जो भी है, मतलब नहीं चाहते थे ये लोग। तो इसको पकड़ने के बाद ये लोग निकल जा, दोनों स्पिरिट्स भी कुछ नहीं कर पाते। उन्हें मालूम था ऐसा कुछ तो होने वाला है, और देखो उसको मार भी नहीं सकते थे, उन दोनों को भी मालूम था कि निदर स्पिरिट को वो मार भी नहीं पाएंगे, मारेंगे तो कुछ बड़ा हो सकता है। इधर ये जो डाउस ऑफ ब्रीथिंग माउंटेन से थोड़ी दूरी पर एक दूसरा कोई पहाड़ था, जहां पर वो लेडी को दिखाया जाता है, और उसके गर्दन पे अभी भी वो जख्म था जो कि जस्ट हील हुआ था। थोड़ा सा और अगर जख्म गहरा होता ना, तो उसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं, खून के पाइप वगैरह, वो कट जाते हैं। बोलती है मैं उनके नाम तो याद रखूंगी। इस दौरान वो जो एविल घोस्ट हो रहा थी इस लेडी के पास ना, वो बोलती है कि उनके नेम क्या है, तो ये बंदी बोलती है एक का नाम मैड डॉग है और दूसरे का नाम घोस्ट हैंड है। उस दौरान वो घोस्ट जो भी थी वो पूछती तुम्हें याद है मैं कितने नाम है, और बाकी याद है तुम्हें? तो ये गिनाती है फिर जैबरिंग एंड फॉसिल, मतलब अलग अलग नाम लेती है जिसको इसने मारा था। थोड़ा आगे जाते जाते इसके हाथों में एक क्रिस्टल आता है, और उसका जो जख्म था ना, वहां पर ये उसे लगाती, और जैसे लगाती वो जख्म भर जाते क्या, गायब हो जाती जो निशान। और बोलती कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ और मिशन पूरे करने हैं, फिर मैं प्रमोट हो जाऊंगी, उसके बाद मैं एम्पर रिसीविंग प्रीफेक्चर को छोड़ करके बंजारे कैंप जाऊंगी वापस। इस दौरान हवा का झोंका चल रहा था, और शाम का समय था, सूर्य की किरणें इसके कपड़ों पे पड़ रही थी। इधर यहाँ से काफी दूर पे जू जो कि अपने धर्मा शिप के डेक पर बैठा हुआ था, अपना वो टोकन निकालता जिस पर एक और नाम लिखता है, लड़की लाल कपड़ों वाली। तो जो ज्यादातर जू ने नाम लिखे थे, उन्हें ये खरीद भी चुका था, यानी कि मारने के बाद एक काट देता था। लेकिन एक नया नाम भी उस पर लिखा हुआ था, जो था क्राउन प्रिंस ऑफ वॉयलेट एंड सियान। और जब इन नामों की तरफ देख भी रहा था, उसका जो इमोशन था एकदम शांत था, कि बिना इमोशन के था। बाम्बू स्लिप को ये रख देता है। थोड़ा समय बीतने के बाद कैप्टन और यान यान की तरफ देखता है कि मैं अब जा रहा हूँ सेक्लूजन में,
यान देख के समझ पा रही थी कि बंदे का मूड थोड़ा-सा डाउन है, तो वो हाँ हमेशा रिलाती थी। कैप्टन इस दौरान हँसती कि जाओ मेरे छोटे भाई लिटिल आके, तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर है तो तुम आराम से 3 पैलेस लेवल पे जा सकते हो। जो बोलता है कि बड़े भैया अब ज़हर थोड़ा बहुत केबिन से बाहर आएगा। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो आप लोग दूर निकल जाना, मैं अब मेरी टेंशन मत लेना। कैप्टन थोड़ा और भौकाली टाइट करने वाला था, लेकिन जब ज़हर का नाम सुनता है कि ज़ू के ज़हर को इन्होंने झेला था, तो उन्हें मालूम है कितने खतरनाक होते हैं, तो वो पीछे हट जाता है और यान भी पीछे हट जाती है। उसे वो दिन याद आता है जब नाइट ऑफ वालों के साथ ज़ू बैटल कर रहा था, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा था और ये भी वहाँ बंद थी। तो दोनों को पीछे हटते थे, एक ज़ू भी थोड़ा बेटर फ़ील करता है, क्योंकि देखो अब इसे क्या करना था, जो टैबू पॉइज़न पहले इसने रिसर्च करके बनाया था, पुराने वाले को भी थोड़ा मॉडिफ़ाई किया था और जो भी थोड़े बहुत चेंजेस थे। अब ये उसे अपने हेवनली कोर की तरह इस्तेमाल करने वाला था। अपने हेवनली पैलेस में डाल करके, और ये श्योर नहीं था कि उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, तो भाई को तैयार तो रहना था। इस दौरान ज़ो कहता है, लेकिन मेरे बड़े भैया, मैंने आपका धर्माबुड कभी क्यों नहीं देखा? ये सवाल सुन करके कैप्टन एकदम सिक्रेटिव दिखाई देता है, मतलब एकदम मिस्टीरियस कि अरे! एक बार बन जाने दो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इतना तो मैं बता सकता हूँ कि ओल्ड मैन भी अचंभे हो जाएँगे। अब ज़ो जानता था कि कैप्टन हैं तो बड़ बोले तो छोड़ो, इग्नोर मार देता और अपने कल्टीवेशन में लग जाता है। इस दौरान जो टैबू पॉइज़न पिल का इन्फॉर्मेशन था ना, वो ये पढ़ने लगता है कि क्या बनाता है किसी एक डाओ को ग्रेट डाओ। दुनिया में 3000 प्रकार के डाओज़ हैं, ग्रेट डाओज़। सभी हैं तो उनमें से एक डाओ ऑफ पॉइज़न भी है, मतलब ज़हर की भी विद्या है। तो वो बंदा जिसने भी ये लिखा था ना, वो पूरी स्टोरी यहाँ पर मतलब ज़ूस की पढ़ता है कि मैं भी ज़हर का अलग इस्तेमाल करता था। मैंने तो एक गॉड डोमेन से निकले हुए बंदे को, मतलब नॉन ह्यूमन को निपटा दिया था। लेकिन मरते-मरते उस बंदे ने अपनी ऑरा से मेरे कल्टीवेशन को डाउन कर दिया था, पूरा एक रियल्म से। 10 दिन बाद मेरा कल्टीवेशन और डाउन हो गया था और मैं बहुत सफ़र किया था 60 साल की उस आयु में। लेकिन बाद में मैंने ये ज़हर अपनी बॉडी से निकाल के कलेक्ट करके एक पिल बना दिया। लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया था। तो ये आधा जो पिल है, मैं ये इस दुनिया में छोड़ के जा रहा हूँ। ये पिल एक ज़हर है, साथ में एक टैबू भी है, मतलब प्रतिबंधित चीज़ है। अगर तुम हाई लेवल के कल्टीवेटर हो, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना। तुम मर जाओगे पक्का है ये। अगर तुम लो लेवल के गोल्ड कोर कल्टीवेटर हो, एक तुम्हारे पास हेवनली पैलेस है, तो एक ये जो पॉइज़न पिल है उसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने गोल्ड कोर के लिए। तो वो बंदा फ्यूचर में पॉइज़न कोर कल्टीवेटर बन जाएगा। तो ज़ू चीज़ें समझ में आ चुकी थी और मैं भी इसके बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि क्या है, बंदा अपना ज्ञान दे रहा है, पुरानी स्टोरीज़ शेयर कर रहा है। अब ज़ू का ये भी था ना, देखो पॉइज़न कोर आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो तो पहले आपकी बॉडी तो झेल पानी चाहिए। लेकिन ज़ू बीटल्स वगैरह को पहले से पाल रहा था, ज़हर का इस्तेमाल करते रहता है, प्लस इसका वॉयलेट क्रिस्टल। तो इसको उम्मीद था कि ये इस डिज़ास्टर को झेल पाएगा। तो तुरंत अपनी ऑरा फ़ोकस करता है थर्ड हेवनली पैलेस पे, जो कि 90% फुल तो हो चुका था। उसमें एक गोल्ड कोर की कमी कंप्लीट करने के लिए। देखो अगर कल्टीवेशन में आपको सफल होना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। देखो अब पॉइज़न पिल कितना भी इसके पास रेजिस्टेंस था, इसकी बॉडी भी झेल सकती थी, वॉलेट क्रिस्टल भी था, लेकिन एक पूरा पॉइज़न पिल आप डालोगे तो उसकी बॉडी तुरंत सड़ना शुरू होती है। और इस दौरान अपने ग्रू ग्लूम आर्ट को ये यूज़ कर रहा था पिल को कंट्रोल करने के लिए। पिल को टच नहीं कर रहा था, क्योंकि ग्रू ग्लूम आर्ट आपको पता है आर-पार निकल जाता है और इसको ये इंसर्ट कर देता है अपने थर्ड हेवनली पैलेस में। क्योंकि अगर पिल निगलता ही है ना, तो इसकी बॉडी शायद सर्वाइव नहीं कर पाती, लेकिन ये ग्लू ग्लू मार्ट से अपने पेट के अंदर हाथ से जो हाथ था इसका राइट में उसे डाल देता है। हालाँकि इसमें भी काफ़ी पेन होता है। अंदर के जो इसके अंग होते हैं ना, वो मानो सड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि टैबू पॉइज़न पिल बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब इसका तीसरा हेवनली पैलेस गोल्डन था कलर में, लेकिन जैसे ही ये पिल जाता है ना, उसमें एक ब्लैकिश ऑरा बनना शुरू हो जाती है। प्रोसेस काफ़ी स्लो था और जो फील कर रहा था कि धीरे-धीरे इसका जो थर्ड हेवनली पैलेस है, वो ब्लैक होते जा रहा है। अब ये ज़ू के लिए बहुत बड़ा टेस्ट था। धीरे-धीरे इसको अलग ही दर्द हो रहा था बॉडी में, मतलब सह ना पाए वैसा। इवन जैसा कि ये मरफ़ोक आइलैंड में गया था या वो ड्रैगन चैरियट इसने देखा था ना, उससे भी खतरनाक दर्द फ़ील हो रहा था, क्योंकि वो सब तो एक्सटर्नल थे, ये इंटरनल दर्द था। और जो वॉयलेट क्रिस्टल था ना, वो तेज़ी से चमक रहा था, इस पॉइज़न को रेज़िस्ट करने को देख रहा था। इवन गोल्डन क्रो भी प्रकट होता है इसकी फ्लैशी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, और 2 लाइफ लैम्प भी इसको सपोर्ट कर रहे थे और प्लस 2 हेवनली पैलेसेस जो इसके बन चुके थे। समय इस दौरान गुज़रते जाता है। 3 दिन इस दौरान निकल चुके थे और धीरे-धीरे ये जो टैबू पॉइज़न पिल था, इसके थर्ड पैलेस के साथ इंटीग्रेशन शुरू हो चुका था। धीरे-धीरे जो सफलता का रेट था 30% तक पहुँच जाता है। ज़ू का दिमाग, शरीर मानो सड़ रहा हो। तो ज़ू ने अभी तक वॉलेट क्रिस्टल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था या लाइफ लैम्प का। बीटल्स वगैरह का इस्तेमाल किया था, जो कि इस ज़हर को फ़ीड कर रहे, जो इसकी बॉडी में फैल रहा था, ब्लड में फैल रहा था, उसे वो एब्ज़ॉर्ब कर रहे थे। लेकिन ये तैयारियाँ काफ़ी नहीं थी, इसलिए शरीर सड़ता हुआ इसका दिख रहा था और इसे इंटीग्रेशन जल्दी खत्म करना था मरने से पहले। अगर मरने से पहले आपने कंप्लीट कर लिया, तो फिर बॉडी रिकवर हो जाती है। तो इस दौरान 4 दिन और निकल जाते हैं और 70% इंटीग्रेशन हो चुका था। बहुत वीक हो चुका था इस समय ज़ोन। जहाँ पर ये बैठा भी था ना, वो ऑरा भी, वहाँ की भी ऑरा ना एकदम ब्लैकिश हो जाती है। शरीर गलते जाता है इसका, तो जो कपड़े इसने पहने थे ना, ऐसा लग रहा था कि किसी कंकाल को पहना दिया गया है।
और ये दिखाते थे कि ज़ू कितना तैयार है, नहीं तो भाई नॉर्मल इंसान तो निपट जाता। और क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही था ना इसके लिए भी, थ्योरी था, अपने बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा। अब सपोर्ट इसको कर रहा था घोस्ट एम्परर का जो माउंटेन हो रहा था, तो लाइफ लैम्प, ब्लैक बीटल्स, शरीर का अपना रेजिस्टेंस होता है, फिर साथ में वायलेट क्रिस्टल। शैडो देख रहा था इसको ध्यान से। पैट्रियार्च भी काफ़ी नर्वस थे क्योंकि वो फ़ील कर पा रहे थे ज़ू मृत्यु की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन दोनों की फट रही थी। देखो पैट्रियार्च तो धोखा देने का सोचते भी नहीं है। शैडो थोड़ा बहुत सोचता भी है, लेकिन उसको मालूम था कि मरते-मरते भी ज़ू उसको मार देगा, अगर इसने थोड़ा भी इधर-उधर कुछ किया तो। और ज़ू दोनों को लुक भी देता है, दोनों की फट जाती है और उसके बाद फिर से फ़ोकस करता है। अब एक बॉटल निकालता है, उसके पास वो जो ब्लड था ना, वॉइड रिटर्निंग ब्लड, वो अपनी बॉडी में डालता है। ये ज़ू का दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस था अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जैसे ये ब्लड जाता है, इसके अंदर लाइफ फोर्स बढ़ना शुरू होता है, तो डेथ ऑरा थोड़ी कम होती है और घोस्ट टेम्परर भी ज़्यादा चमकने लगता है। और देखो बस उसमें ब्लड वो था, लाइफ फ़ोर्स था, वो अलग बात है, लेकिन टाउ रेज़ोनेंस भी था उसके अंदर। लाइफ फ़ोर्स ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके लिमिटेशंस हैं। घोस्ट एम्परर के लिए ना वो जो टाउ रेज़ोनेंस है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो वो और ज़्यादा सॉलिड बनने लगता है। अपना ही रेज़ोनेंस अब वो फैलाना शुरू करता है, मतलब रेज़ोनेंस डेवलप हो रहा था। तो ज़ू के जैसा ही दिख रहा था। घोस्ट एम्परर के जैसा अब नहीं, अब ज़ू के जैसा दिखने लगा था, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में ही आपको बताया था। अब ज़ू के पास समय नहीं था ना कि इस पहाड़ी को ज़्यादा देख सके, अपने घोस्ट माउंटेन को। तो धीरे-धीरे जो इसका हेवनली पैलेस था, इंटीग्रेशन जो था, मिलन-जुलन जो भी बोल लो, पॉइज़न पिल के साथ 80% मर्ज हो चुका था। अब उसके बाद ये एक लकड़ी का टुकड़ा निकालता है जो कि इसका तीसरा डिफेंस था। वो लकड़ी का टुकड़ा जो इसे मास्टर शेंग युन से मिला था, और उसको अपने सामने करता है तो एक काला दरवाज़ा खुलता है जिसमें से व्हाइट लाइट निकलती है, जो कि किसी के भी लाइफ फ़ोर्स को लॉक कर सकती है। तो जैसे ही ये डार्क स्पिरिट एविल डोर खुलता है कि पूरे लाइफ फ़ोर्स को फ्रीज़ कर देता है। लेकिन देखो अब ये प्रोसेस चल रहा था तो उसे ये स्लो कर देता, पूरी तरह से फ्रीज़ नहीं कर पाता क्योंकि पॉइज़न पिल भी मज़ाक नहीं था। तो समय मिल जाता है ना इसको, क्योंकि वो थोड़ा फ्रीज़ कर देता है। तो प्रोसेस स्लो हो जाता है बॉडी के सड़ने का, तो वायलेट क्रिस्टल इसे थोड़ा और रिकवर करा देता है जल्दी से। 1 दिन और निकल चुका था और 90% कंप्लीट हो चुका था। ज़ू देखता है, पैनिक अभी भी नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत कमज़ोर पड़ चुका था क्योंकि लाइफ फ़ोर्स लगभग खत्म हो चुका था। अब इसने देखो निदर स्पिरिट के यहाँ से बहुत सारे बॉटल्स, जार्स वगैरह उठाए थे, पिल वगैरह थे, अलग-अलग प्रकार के थे। ज़ू ने एनालाइज़ ज़ू ने पहले ही कर लिया, तो जिनमें लाइफ फ़ोर्स ज़्यादा था, ये उन्हें यूज़ कर लेता। ये इसका चौथा लाइन ऑफ डिफेंस था, जो कि इसे नरिश कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान ये काफ़ी तो थी नहीं। ज़ू की नज़र पड़ती है उसकी दाईं कलाई पर, क्योंकि इसकी हड्डी बस दिख रही थी ना, वहाँ पर चमड़ी-वमड़ी तो था नहीं, इतना सड़ चुका था ये। वहाँ पर तो डिम लाइट चमकता है, सर्कल में मानस को बाँधा हुआ था कलाई पर, गोल्डन कलर में चमक रहा था, बहुत कमज़ोर था। इसीलिए अगर आपके शरीर पर मतलब चमड़ी-वमड़ी हो तो आप पहचान नहीं सकते, लेकिन कुछ नहीं था तो ज़ू फाइनली देख पाता है। हड्डी सफ़ेद रंग की, उस पर एक लाइट चमक रहा था। थोड़ा-सा चमकता है फिर गायब हो जाता है। और ज़ू को फ़ील भी नहीं होता कि उसने क्या किया। इधर मेडिसिनल पिल्स का लाइफ फ़ोर्स इसे सपोर्ट करते जाता है, और पॉइज़न पिल का जो इंटीग्रेशन था फ़ास्ट हो जाता है। 90% से पढ़ते-पढ़ते ये फुली इंटीग्रेट हो जाता है और ज़ू इस दौरान अपने माइंड में एक ऑरा फ़ील करता है। अब जो पॉइज़न बाहर फैला था ना, वो अपने आप इसके कोर पर अंदर आने लगता है, मतलब इसके अंग-प्रत्यंग से, और वॉयलेट क्रिस्टल धीरे-धीरे इसकी बॉडी को हील करना शुरू कर देता है। सी ऑफ कॉन्शियसनेस इसका शांत हो चुका था, तो वॉयलेट क्रिस्टल का पावर भी नॉर्मल हो जाता है। और अभी भी ये सोचता है मेरे कलाई पर वो गोल्डन लाइट क्या था? इसे लगता है शायद इत्तेफ़ाक होगा। क्योंकि वो जब ऑरा चमकी थी, तो इसका जो प्रोसेस था ना, वो फ़ास्ट हो गया था। लाइफ फ़ोर्स इसको बूस्ट जल्दी मिल गया था। ज़ू को एक भूख वाली ऑरा फ़ील होती है, क्योंकि देखो, क्रिस्टल आपकी बॉडी को रिकवर कर सकता है, आपकी लाइफ फ़ोर्स को नहीं। कुछ वैसा ही इसे फ़ील हो रहा था जब इसने गोल्डन क्रो वाली ऑरा को एब्ज़ॉर्ब किया था। लेकिन फिर भी एक बार ये अपनी कलाई की तरफ देखता है। अब ज़ू पैट्रियार्च और शैडो की तरफ देखता है, दोनों की फट जाती है। ज़ू अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसके मुँह से ना सलाइवा गिर रहा था, लार। इधर यहाँ से काफ़ी दूर में समुद्री क्षेत्र में, जहाँ पर कुछ रुइन्स वगैरह थे, एक शहर था। यहाँ पर ना बहुत सारे एंशिएंट स्टैचूज़ वगैरह दिखाई दे रहे थे, जो दिखने में काफ़ी सुंदर थे, और हर एक स्टैचू के ऊपर में ना एक सफ़ेद साँप दिखाई दे रहा था। तो इस खंडहर वाले जगह में एक बड़ा-सा गुफ़ा था, जहाँ पर करप्शन नहीं फैल पा रहा था। एक मंदिर क्षेत्र था बोल सकते हो। वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल भी था और एक ऑल्टर भी था। ऑल्टर मतलब जो कि बोल सकते हो जहाँ पर पूजा वगैरह किया जाता है जो भी। वहाँ पर एक स्केलेटन भी दिखाई दे रहा था। देखकर लग रहा था कि जो भी जिसका भी ये कंकाल था, वो एक महिला रही होगी, और उसके आस-पास 2 और कंकाल थे, एक साँप का और एक ड्रैगन का। मतलब उस महिला के ये धर्मा प्रोटेक्टर्स रहे होंगे, उसके साथ ही मर गए होंगे। तो ये स्केलेटन्स के सामने एक लड़की बैठी हुई, बहुत सुंदर थी। उसके जो बदन थे बर्फ के समान सफ़ेद थे। सफ़ेद ड्रेस पहना था इसने, और ये थोड़ा बहुत खून की उल्टी कर रही थी। जैसे ही उल्टी करती है ना, एक चीखने की आवाज़ आती है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मरना नहीं चाहती हो क्या? तुम जीना नहीं चाहती क्या? तुमने अपना लाइफ एसेंस उस कुत्ते मतलब काली माता ये ज़ू के ऊपर क्यों दिया? वो और आपने, और ये कोई और नहीं, वो जो सराय का मालिक था ना, जो ये वो था, और ये लड़की कोई और नहीं, वो साँप थी, जो कि अभी इंसानी रूप में थी। और ये समझा रहे थे कि लिंगर तुम अपने डेस्टिनी ऑरा से किसी को ऐसे ब्लेस नहीं कर सकती हो। लड़की की आँखों में ना एक वो इनोसेंस था, एक बहुत प्योर थी।
और वो बोलती नहीं वो बिग ब्रो ज़ू मतलब कम उम्र में तो नहीं मरेंगे। गुस्से में ना ये जो सराय के मालिक थे वो ऐसा पैर पटकते कि मैं इस लड़की को कितना समझाऊँ। मुझे जाना ही नहीं चाहिए था कभी सेवन पैराडाइज़ वो ग्रू वगैरह को बेचने के लिए नहीं तो तुम मिलती भी नहीं उससे। फिर तुम ऐसा क्या तुम्हें उसके अंदर दिख गया? तो ये बंदी जो थी लिंगेर ये बोलती है मुझे नहीं पता बस मैं उससे प्यार करती हूँ और जब मैं उसके आस-पास रहती हूँ तो काफ़ी खुश महसूस करती हूँ। मेरा दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। मुझे लगता है कहीं वो मुझे पसंद ना कर नहीं करता है शायद, लेकिन उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बिग ब्रो ज़ू खुश है, तो मैं भी खुश हूँ। अब इस दौरान जो सराय का मालिक था, क्योंकि बेटी की तरह इसको पाला था, तो बोलता है तुम अभी बहुत यंग हो प्यार और समझने के लिए। दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती है, सभी लोग स्वार्थी होते हैं। फिर ये लड़की बोलती है पापा, आप बड़े लोग ऐसा क्यों बात करते हो प्यार और के बारे में? मतलब आप किसी से प्यार करोगे तो बदले में आपको कुछ चाहिए ही, क्या यही प्यार होता है? इनकीपर जो था अपना मतलब सराय का मालिक हैरान हो जाता है कि मैं क्या समझाऊँ? और लड़की के इतने इनोसेंस को देखकर बोलता है छोड़ो जाने दो। इधर हमें जो टावर ऑफ रेसिंग माउंटेन था उसके आसपास से एक धर्माशिप को गुजरते हुए दिखाया जाता है जहाँ से वो धर्माशिप बाहर निकल रहा था और ये जू का धर्माशिप था। यानी इस दौरान कैप्टन की तरफ देखती जो कि अभी बिजी थे नाव को चलाने में और वो बोलती है कि बिग ब्रो जू ने आपको कंट्रोल दिया धर्माशिप का क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन अगर वो देखेंगे आपने ये क्या किया है ना तो उन्हें गुस्सा तो आएगा क्योंकि इस समय कप्तान क्या कर रहा था ना नाव को एकदम पेंटिंग से भर रहा था मतलब पेंट कर रहा था। बिना देखे यानी अंत बोलता है कि देखो मैं तुम्हें थोड़ा-सा ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना चाहूँगा। तुम मेरे से इतना इम्पोलाइट होके कैसे बात कर सकती हो? तुम्हारे अंदर तौर-तरीके नहीं है क्या? जाने-आने से कोल्ड लुक देती। वो अगर कोई और होता तो खा भी जाती मतलब लेकिन कैप्टन का कल्टीवेशन इसको मालूम था बहुत और कैप्टन बिना देखे हुए कहता है कि घूर क्यों रही हो? फिर कैप्टन देखता है इसकी तरफ देखो तुम बहुत मूर्ख लड़की हो। देखो तौर-तरीके आना चाहिए। ज़ू मुझे क्या बुलाता है? बड़े भैया और तुम ज़ू अगर मुझे बुलाता तो तुम्हें भी बुलाना चाहिए ना, ज़्यादा अच्छा होगा। तो अपनी गलती को समझो। अब यानी हैरान हो जाती है कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं मतलब अलग ही कप्तान अलग मैनिपुलेट करता था अपना। तो बोलती हाँ, मेरी गलती है बड़े भैया। कप्तान भी अपना खुश हो जाता है और फिर से कुछ पेंट वेंट अपना बनाने लगता है नाव के ऊपर कि ये ज़ू किंग नाव को एकदम कुछ भी नहीं रखा है, इसको थोड़ा बहुत तो पेंट वेंट करना पड़ेगा ना, तब तो सेवेंथ पीक के जैसा कुछ दिखेगा। और ये देख कर के यान भी थोड़ा बहुत पेंट करने लगती है। कुछ कप्तान और भी चीज़ें कर रहा था तो ये पूछती है तो कप्तान बोलता है मैं ये फिशिंग कर रहा हूँ मतलब कोई भी लोगों को उन्हें अट्रैक्ट करना और इस समय हम नॉर्दर्न टुंड्रा की तरफ बढ़ रहे हैं और बीच में हमें एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर का जो प्रतिबंधित ग्राउंड है मैदान है उधर से भी गुजरना है। खतरनाक एरिया है इसलिए मैं धर्माशिप को वैसा पेंट कर रहा हूँ कि कम लोगों का ध्यान जाए। और बंदी और भी सवाल पूछने ही वाली थी लेकिन कैप्टन का भी एक्सप्रेशन बदलता और वो कैबिन की तरफ देखते हैं। एक आईसी और उनकी फैलती है और अभी इनकी काफी खतरनाक हो जाती है। दरवाजा इस दौरान एक्सप्लोड कर जाता है कैबिन का और एक दहाड़ने वाली ना एकदम मैडनेस वाली आवाज आती है और ये जोकिंग जो कि एकदम कंकाल के जैसा दिख रहा था और वो आंखें वो ऑरा फील करके यान तो कांप जाती है। कप्तान भी हैरान था और ऐसा तभी होता था कैप्टन के साथ भी जब वो एकदम भूखे रहते थे तो वो समझ जाते हैं कि जू किधर से गुजर रहा है। कैप्टन कहते तुम्हें इतना करना जरूरी था और जू को सपोर्ट करते यान भी आगे बढ़ने वाली थी लेकिन कैप्टन बोलते तुम पीछे ही रहो अभी इसका दिमाग जो है ना थोड़ा अनस्टेबल है उसने कुछ ऐसा खा लिया जो इसे खाना नहीं चाहिए था तो बहुत भूखा है। मतलब कैप्टन को पता था कि वो क्या कर रहा है और अपने बैग में से कुछ तो फ्लैश वगैरह निकालते हैं चमड़े उमड़े जू के मुंह में भर देते हैं। जू खाता है थोड़ा समय गुजरता है और थोड़ा उसका दिमाग शांत होता है और थैंक्स बोलता है कि और है क्या। कैप्टन बोलते हैं भाई वो आखिरी था। अब भूख फिर से जू की बढ़ रही थी क्योंकि देखो पिल को भी लाइफ फोर्स से देना पड़ेगा तभी जाकर के वो पिल पूरी तरह से स्टेबल होगा। इसका जो तीसरा पैलेस था बाकियों से अलग था पॉइजन की वजह से। तो जो पूछता है एकदम भारी आवाज में बड़े भाई प्रतिबंधित मैदान कितनी दूरी पर है मतलब जो आसपास वाला कोई है। यान भी थोड़ी नर्वस थी तो कैप्टन बताते हैं कि 15 दिन तो और लग जाएंगे। हाँ लेकिन अगर तुम अपनी भूख मिटाना ही चाहते हो तो आसपास के जो नॉन ह्यूमन हैं उनको हम कैप्चर करके तुम्हारे लिए कर सकते हैं जुगाड़ क्योंकि कैप्टन के लिए जू की लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी लोगों से। बट जू बोलता है नहीं नहीं 15 दिन मैं वेट कर लूंगा क्योंकि वो उन लोगों में नॉन ह्यूमंस में थोड़ा अलग टाइप का करप्शन होता है और लाइफ फोर्स भी अलग होती है। तो कैप्टन डिसाइड कर लेते हैं कि फॉरबिडन बाई जो स्वर्ड वाला एरिया है उधर जाना है और उसके बारे में कैप्टन बताते भी हैं और ये लोग आगे बढ़ते जाते। जो इस दौरान क्रॉस लेग बैठा हुआ था और अपनी भूख को कंट्रोल कर रहा था और थर्ड हेवनली पैलेस पर भी फोकस कर रहा था। अब जू का यही था कि जैसे ही ये पूरी तरह से जाग जाएगा इसका तीसरा हेवनली पैलेस तो फिर ये चौथे पर फोकस करेगा क्योंकि चौथे के लिए भी इसने एनर्जी तो इकट्ठा की थी अगर जितना मुझे याद है। धीरे धीरे इसके भूख पड़ने लगती इसकी आंखें लाल होने लगती। बैटरी आर्ज और शैडो तो छिप चुके थे और फिल करके यानी भी हैरान थी। तो जोकिंग की बॉडी एकदम कंकाल जैसे दिख रही थी। इस दौरान फिर भी वो अपनी उंगली को आगे बढ़ाती है अगर आपको भूख लगी है तो आप मेरी उंगली की ओरा ले सकते हो मतलब ब्लड वगैरह। बट जो आंखें बंद कर लेता है। लड़की थोड़ी इस दौरान निराश हो जाती है। कैप्टन ये सब देखते हैं कि यानी निराश हो भी थी। थोड़ा जेलसी भी फील करते हैं कि यार ये लौंडा सही में लौंडिया के पीछे दीवानी है।
मेरे लिए कभी किसी लड़के ने ऐसा नहीं किया। समय गुज़रते जाता है और ज़ू अभी भी भूख को कंट्रोल करके था, लेकिन अब उसकी बॉडी भी काँपने लगती है। तभी यहाँ पर सामने में एक घंघोर काला जंगल फॉरबिडन बाय द स्वॉर्ड सामने दिख जाता है और ज़ू दूर से ही ना करप्शन वाली ऑरा फ़ील करके तुरंत आके बोलता है। आँखें एकदम लाल, खूनी लाल चमक रही थी। तो ये जो फॉरबिडन बाई स्वॉर्ड ग्राउंड था ना एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में एकमात्र प्रतिबंधित क्षेत्र था। प्रीफेक्चर के वेस्ट में था, वेस्ट सेंटर में और इमॉर्टल जो प्रोफोंडिटी रिवर है उसके आसपास का एरिया था, उसके एक सेक्शन का एरिया। और कैप्टन बताते हैं जितना मुझे पता है ये जगह 3000 साल पहले बना, कोई एम्परर स्वॉर्ड हुआ करता था उस समय। तो बहुत सारे लोगों ने मिल करके उन्हें सील कर दिया था इस पैटर्न में। यहाँ पर एम्परर फ्लेम, एम्परर ज़ॉम्बी और एम्परर स्वॉर्ड तीनों का ये नाम रहते हैं। वो तीनों शायद यहीं रहते हैं, सील्ड हुए हैं। यानी निसुरान बात कर रही थी कप्तान से और बड़े भैया कह के बुला रही थी। चिंतित थी ज़ू के लिए, बट कैप्टन कहते हैं अरे तुम टेंशन मत लो, वो सेफ रहेगा। और यानी देखो मेरे पास भी थोड़ी फंड की कमी है। तो इस दौरान यानी ने कुछ बैग पकड़ाती है, कैप्टन देखते हैं उसमें तो काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो इन्हें बहू कह के बुला देते हैं। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे हस्बैंड को सेफ रखूंगा। अब ये सुन करके बंदी भी ब्लिश कर देती और एक और बैग दे देती है कैप्टन को। भाई कैप्टन अलग ही आदमी है और कैप्टन बोलते हैं तुम समझ लो कि तुम अब बहू हो, मैंने वो तुम्हें मान लिया है। और कैप्टन भी सुरान आगे निकल जाती है क्योंकि जू निकल चुका था। यानी सुरान और ज्यादा ब्लिश करती है। अब इसे नहीं पता था कैप्टन अलग अपना मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा था। अरे कैप्टन सोच रहा था यार मैं क्यों जलता हूँ जुकिंग से, जुकिंग के आसपास लड़कियां रहेंगी मुझे भी फायदा रहेगा। और अभी तो डिंगजू अभी तो बाकी है, उसके पास तो और कैश होगा। कैप्टन कल्पना करने लगता अलग की, अरे यार प्लम डार्क भी तो है, मतलब आर्च इमॉर्टल भाई मैं अच्छा कमा सकता हूँ क्योंकि रहूंगा तो मैं जू का बड़ा भाई। वापस जाने के बाद ना सभी को गिफ्ट भेजूंगा जुकिंग के नाम पे। और फिर भाई बस जुकिंग तुम्हारा किस्मत कितना अच्छा रहा कि तुम्हें मेरे जैसा बड़ा भाई मिला है। और ऐसा नहीं देखो सी ज़ॉम्बी वाला भी जो कांड हुआ था ना वहाँ पर गू मुकिंग ही बस अलाउड भी थी। बट कैप्टन ने डिंगजू को भी उधर डलवा दिया था ताकि जू के साथ ये दोनों लड़कियां रहे, मतलब कैप्टन मास्टरमाइंड था। इधर जू जंगल में अकेले भटक रहा था मतलब और एब्जॉर्ब कर रहा था, पूरे करप्शन को एब्जॉर्ब कर रहा था और अपने थर्ड पैलेस में भेज रहा। इवन एक सांप वो भी पकड़ता है तुरंत कंकाल में बदल जाता, मतलब उसका लाइफ फोर्स भी एब्जॉर्ब कर चुका था। फिर 8 पैरों वाला भेड़िया भी इसे मिलता है, किलिन टाइप के बीस्ट भी इसे दिखाई देते हैं, मतलब ये एब्जॉर्ब करते जा रहा था। 10 सांसों के बाद कैप्टन भी यहाँ पर प्रकट होता है और लाशों को देखकर एक चैन की सांस लेता है कि चलो मतलब अच्छा कर रहा है सू। और सू का पीछा करते रहता है, मतलब उस पर नजर बना के बस था। और कप्तान की नजर ना एक डायरेक्शन में पड़ती है कि वहाँ ट्रेजर उनको फील होता है कि मुझे वहां जाना पड़ेगा, जू तो अच्छा ही कर रहा है। इस दौरान 15 दिन गुजर जाते हैं और जू अपना किलिंग करते जा रहा था और अपने पॉइजन कोर को नरिशमेंट देते जा रहा था और प्रतिबंधित मैदान के डीपर वाले हिस्से में चले जाता है और पहले के जैसा दिखने लगता है। अभी भी थोड़ा पतला था लेकिन ठीक है, अब कपड़े उपड़े भी इसने थोड़े अच्छे पहन लिए थे। जेलीफिश वगैरह के भी और एब्जॉर्ब करते 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 जू, क्योंकि पहले देखो जेलीफिश को ये मार नहीं पाता था, इसके लिए पावरफुल हुआ करते थे, लेकिन अब इसके लिए वो चीजें उतनी टफ नहीं रह गई थी। अब फाइनली जो इसका तीसरा पॉइजन कोर इसके लाइफ एसेंस से कनेक्ट हो चुका था, रिस्टोर हो चुका था और ऑरा इसकी काफी बढ़ चुकी थी। इसके हार्ट को भी मानो एक बूस्ट मिल रहा था। बीटल्स को ये निकालता है और बीटल्स इसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं पॉइजन कोर के आसपास, ऐसा मंडराने लगते हैं अंदर में जाकर के। अब आगे में से और जेलीफिश दिखती जो कि काफी बड़ी बड़ी थी, तो ये उधर बढ़ता है और सोचता प्रतिबंधित मैदान में मैं बहुत ज्यादा गहरे हिस्से में अभी तक नहीं गया हूं उतना, और बाहर में मतलब एकदम डीप में नहीं गया था, फिर भी यहाँ पर पावरफुल बीस्ट से मिलने लगे थे और मेरे पास अच्छा मौका है चेक करने के लिए कि मेरा पॉइजन कोर कैसा काम कर रहा है। और तीनों की ओरा रिलीज करता, मतलब तीनों हेवनली पैलेसिस्ट जेलीफिश को निपटा देता है। और भाई इसकी पॉइजन कोर की ऐसी थी ना कि 1500 मीटर में तो पूरी चीजें मतलब बंजर सी हो जाती है। इसका शैडो इस दौरान बाहर प्रकट होता है, एक वृक्ष के जैसा वो दिखता था और सरिया भी इसका बाहर निकलता, जू को रेस्पेक्ट दिखाता और वो अपने शैडो की आसपास देखकर सोचता है कि ये बंदा गॉड है क्या, मतलब जू को, क्योंकि जो करप्शन की ऑरा निकल रही थी ना भाई वो जू के अंदर से निकल रही थी, वो जू के पॉइजन कोर की वजह से आ रही थी। मानो ये करप्शन खुद जू पैदा कर रहा है, जू भी खुद हैरान था कि ये क्या पावर ऑफ गॉड जैसा पावर आ गया क्या मेरे पास। तो फिलहाल जू खुद को शांत करता है, ऐसा मुट्ठी को बंद करता है ना, आसपास का करप्शन इसके मुट्ठी के आसपास इकट्ठा होने लगता है, एक बादल सा बनने लगता है। और सोचता है देखो जो टैबू पॉइजन पिल जिसने बनाया था वो तगड़ा कल्टीवेटर था, लेकिन कोई गॉड डोमेन का बंदा आया था जिससे उसका बैटल हो रहा था और मार तो दिया था इसने उस गॉड डोमेन वाले बंदे को, लेकिन उस बंदे ने भी उसको क्रिपल कर दिया था और वो मारा गया था, जो ये पॉइजन पिल वाला भी बंदा था। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर गॉड डोमेन की भी ऑरा थी, तभी तो उसने गॉड डोमेन वाले बंदे की ऑरा की वजह से ही वो मरा था, जैसे कि बाद में उसने जहर में बदल दिया था अपनी बॉडी से निकालने के चक्कर में। और ये सोचता है मतलब गॉड डोमेन में पावर ऑफ गॉड्स वाला सीन है। लेकिन देखो ज्यादा आप सोच नहीं सकते, तो जू भी बोलता है छोड़ो यार, मतलब जहर के डाव में तो जू महारथी बनते जा रहा था और जहर किसी को थोड़ी उतना अट्रैक्ट करेगा कि भाई पॉइजन कोर है मेरा। और अपने पावर लेवल को चेक करने की कोशिश करता, 3 हेवनली पैलेसेस बन चुके थे प्लस एक इंपीरियल क्लास की टेक्निक थी।
देखने में देखा जाए तो 4 पैलेस के बराबर का बैटल प्रोवेस है इसके पास। ज़हर का सही इस्तेमाल करेगा तो उसके भी ऊपर जा सकता है और जो गॉडली पावर पॉइज़न से निकल रहा है तो और भी ऊपर जा सकता है ये सोचता है। अब इस दौरान ये कुछ ब्लैक बोलसेस निकालता है और आस-पास पटक देता है, एक्सप्लोड करा देता है और उस करप्शन को भी एब्ज़ॉर्ब करने लगता है। एब्ज़ॉर्ब करने के बाद ना इसके बॉडी में जो करप्शन निकल रही थी खुद से वो अलग लेवल की थी। फिर भी ये टेस्ट करते जा रहा और इस दौरान सरिया और अपने पैट्रियार्च को चेक कर दोनों फिर से एकदम थर्रा जाते और वो पैट्रियार्च की तरफ ज़्यादा देखता है। पैट्रियार्च को समझ में आ जाता है और वो बोलता है माय लॉर्ड मुझे आपकी ज़रूरत है और वो बोलने लगता है माय लॉर्ड मैं आपके सीक्रेट्स कभी भी रिवील नहीं करूँगा। अगर कोई सोल सर्च कर लिया था वो अलग बात है। तो आप मेरे पर एक वो इरेडिकेशन सील लगा। मतलब इसका ये था कि जैसे कोई सोल सर्च करेगा मैं खुद एक्सप्लोड कर जाऊँ। तो अगर मैं कहीं बाहर भी गया तो कोई मेरे सोल सर्च कर ही नहीं पाएगा। अगर करेगा तो मैं वैसे ही निपट जाऊँगा और मैं फ्रीली घूम पाऊँगा एटलीस्ट। पैट्रियार्च हालाँकि दिमागदार आदमी था। उसको मालूम था ज़ू कैसे सोचता है। अब ज़ू ध्यान से देखता है पैट्रियार्च की तरफ, ये उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। हाँ, अगर तुम पकड़े भी गए तो भी कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन तुम अभी बहुत वीक हो। 3 फ्लेम लेवल पे हो। मतलब ज़ू को मालूम था कि पैट्रियार्च ऐसा क्यों बोल रहा था क्योंकि उसको मालूम था कि वो कमज़ोर है और उसको समझ में आता है यार जितना मैं सोच रहा था ये फिंडिस ज़ू उससे भी ज़्यादा सोच लेता है और ये बोलता है माय लॉर्ड मुझे लग रहा है मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ और ज़ू को तो लग नहीं रहा था ऐसा कुछ। शैडो भी वही बोलता है मतलब अपने इमोशन भावनाओं में क्योंकि पूरा तो बोल नहीं पाता था कि मैं भी ब्रेक थ्रू फील कर रहा हूँ और वो कल्टिवेशन में लग जाता मतलब ज़ू एक टनल में एंटर करता एक सेफ जगह ढूंढ रहा था ना इनके लिए ताकि ये लोग ब्रेक थ्रू कर सके और ज़ू पूछता है पहले कौन चाहेगा। शैडो बोलता है मैं पहले मतलब ज़ू से ऐसा दूर जाकर के दीवार पे दिखने लगा। फिर बोलता है कि मुझे एक पिल चाहिए और वो बहुत सारे पिल ऐसा निकालता है जो नीदर स्पिरिट किसने लिए थे। किसी में लाइफ फोर्स तो था नहीं क्योंकि वो ज़्यादातर एब्ज़ॉर्ब कर चुका था। कुछ जो काम कर सकते थे शैडो के लिए ये उसे दे देता है। शैडो इस दौरान काफ़ी एक्साइटेड था और पिल्स के बॉटल अपने आप एक्सप्लोड करते हैं और धुंध के समान ये ऑरा एब्ज़ॉर्ब करते जाता है। एक तो यहाँ पर करप्शन वैसे भी ज़्यादा था, तो शैडो के लिए वैसे भी फ़ायदा था। उसका फ्लक्चुएशन बढ़ते जाता है। मानो फाउंडेशन लेवल से सीधा गोल्ड कोर लेवल की तरफ वो बढ़ रहा हो। ज़ू देख रहा था। अब ज़ू को लग रहा था कि देखो जब वो की कंडेंसेशन से फाउंडेशन लेवल पे आ रहा था तो बगावत करने की कोशिश किया था। जब वो वृक्ष वाले फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था पेड़ वाले, तो इस बार क्या करता है? उधर पैट्रियार्च थोड़ा नर्वस फ़ील कर रहे थे कि यार ये लिटिल शैडो की ऑरा बढ़ते जा रही है और मेरा क्या? मैं क्या करूँ? ज़ू इस तरह से भँवर की तरफ देख रहा था जो कि अपने शैडो के आस-पास बन रहा था और ध्यान से देख रहा था और नहीं तो ज़ू ऐसा कभी नहीं देखता था, पैट्रियार्च को समझ में तो आ रहा था। तो पैट्रियार्च और नर्वस होता है और उसके आस-पास बिजलियाँ कड़कने लगती है कि माय लॉर्ड वो जो मिरर्स थे ना आपके पास वो मेरे पे आप यूज़ करिए और ज़ू फ़ील कर सकता था कि एक मैडनेस है पैट्रियार्च के अंदर और जितने भी मिरर के कलेक्शन थे ना निदर स्पिरिट के, ये वो निकाल देता है पैट्रियार्च के लिए। क्योंकि देखो वो जो मिरर्स है उसमें भी स्पिरिचुअल पावर था ऑटोमेशन का जो कि इनके लिए अच्छा रहता है, जो वेपन के स्पिरिट रहते हैं। 4-5 मिरर लगा देते हैं। तो हैरान था पैट्रियार्च अलग ही तरह से इवॉल्व हो रहे हैं। ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करके आप ब्रेक थ्रू कर लो ऐसा थोड़ी होता है। तो ज़ू ये सोच रहा था। पैट्रियार्च की आँखें इस दौरान खूनी लाल हो जाती है। ज़बरदस्ती बोल लो या जो भी, कि शैडो ब्रेक थ्रू कर रहा था तो इन्हें भी करना है ऐसा था। और अगर फेल हुए तो मारे भी जाएँगे। इधर शैडो के अंदर सभी खतरनाक फ्लक्चुएशन निकल रहे थे और फाइनली वो जो भंवर सा बना हुआ था ना ये धुंध वगैरह का वो धीरे-धीरे गायब हो जाता है और दीवार पे एक शैडो दिखता है जिसे देखकर सू भी हैरान हो जाता है। कुछ ग्रेइश कलर के कपड़े भी दिख रहे थे और शैडो ना 3 डायमेंशनल हो रहा था। पहले 2 डायमेंशनल था मतलब लंबाई और चौड़ाई थी उसकी। लेकिन अब इंसानी प्रवृत्ति में आ रहा था जैसे पेड़ होता है ना देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई सब होती है। तो वैसे और फ्लक्चुएशन जो आ रहा था गोल्ड कोर लेवल का आ रहा था। ऐसा पेंटिंग पहला वृक्ष के समान दिखता था ना, अब ऐसा लग रहा था ये बाहर आ चुका है, सामने दिख रहा है। ऐसा लग रहा था कि एक कॉफ़िन सा बन गया है जिसमें लोगों को दफ ताबूत जिसे हम बोलते हैं और बहुत सारी ताबूत पर आँखें खुलती और ज़ू की तरफ ना कोल्ड लुक से ये देखता है। जैसे एरोगेंस जिसके अंदर आ जाता है, ज़ू बोलता है फिर से मरना चाहते हैं, शैडो काँप जाता है। पिछली बार क्या हुआ था उसे याद था। तुरंत बोलता है माय लॉर्ड मैं ओबीडिएंट हूँ और ज़ू बोलता है तुम ब्रेक थ्रू कर लो अभी भी अच्छे से बात नहीं कर पा रहे। किस काम के हो तुम? और वॉयलेट लाइट फिर से ज़ू के पैलेस से निकलती है। पॉइज़न कोर की भी आवाज़ रिलीज़ करती है और वो बोलता है मैं स्ट्रॉन्ग, यूज़फुल। ज़ू पूछता है कैसे यूज़फुल हो तुम? और वो जो कपड़ा दिख रहा था ना उसके आस-पास, वो खुलना शुरू होता है और वो बोलता है टैबू अगर एब्ज़ॉर्ब कर लूँ, ऐसा कुछ टूटे-फूटे शब्दों में बोला। अब ज़ू समझ नहीं पा रहा था तो पैट्रियार्च की तरफ देखता लेकिन पैट्रियार्च भी इस समय बीच में थे तो डिस्टर्ब नहीं करते और ज़ू बोलता है इसी से कि मैं समझा नहीं। अब क्या करता है ना शैडो एक चित्र बनाता है कि क्या वो बोलना चाह रहा है। फिर ज़ू को याद आता है कि हाँ, मैंने इसको एक टैबू ट्रेज़र का टुकड़ा दिया था और ये कपड़े की तरफ दिखा रहा था। ज़ू और सरप्राइज़ हो जाता है। तो बोलता है ज़ू कि अच्छा तुमने वो जो टैबू ट्रेज़र एब्ज़ॉर्ब किया था टुकड़ा, तो ये इस कपड़े में बदल गया? मतलब कॉफ़ीन जिसके ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ है। वो बोलता हाँ, भूल गया गोल्डन वज़रा हाँ। ऐसा दिख रहा था ना ताबूत में जैसे लोगों को दफनाया जाता है कुछ वैसा ही फ़ील होता है। उसके अंदर इम्मॉर्टल एनर्जी भी थी। अब ज़ू उस कपड़े को पकड़ता है, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ देता है। छोड़ने के बाद देखता है अपनी हथेली में ना कुछ अलग ही दिख रहे थे दाने-दाने जैसे। जैसे किसी ने चुभा दिया हो कुछ। तो वो बोलता है इतना ही बस? ज़ू खुश नहीं दिखता है, तो परछाई और नर्वस हो जाता है और बोलता है कि मैं ट्रांसफ़ॉर्म
मर्ज होकर के अल्टीमेट ऐसा कुछ तो, और तुरंत कॉफिन का ताबूत मतलब ताबूत खुल जाता है, उसके अंदर खतरनाक डार्कनेस था। माय लॉर्ड एंटर शैडो ऐसा कुछ तो बोलता। बट जो को कॉन्फिडेंस था, देखो अगर ये कुछ कांड भी करेगा तो भी जू को हरा तो नहीं पाएगा। जू कॉफिन के अंदर झांकता है जैसे ये बोलता है, मतलब चला जाता है कॉफिन के अंदर और वो कॉफिन बंद हो जाता है, शैडो कांप जाता है इधर। और जो कॉफिन के बाहर में ना वो आंखें दिख रही थी वो भी बंद हो जाती है, और जू इधर अचंभित हो जाता है अंदर जाने के बाद। और उसके बाद जब पावर यूज करता है ना, क्योंकि वो कॉफिन भी तो परछाई की तरह थी ना, एक तरह से जू के साथ मर्ज हो गई थी समझो। तो ज़ू बस एक नॉर्मल पंच मारता ना, ऐसा लग रहा था टनल पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इवन इसकी जो फ्लैशी बॉडी खुद स्ट्रांग है, वो भी ऐसा नहीं कर सकती थी। और ये अभी फुल पावर यूज़ भी नहीं कर रहा था। मतलब भाई इसका पावर लेवल ज़ू का और ऊपर चला जा रहा था। अब जैसे ज़ू विचार भेजता है तो ये जो अंधकार इसके आस-पास छाया था, कॉफ़िन का, वो गायब हो जाता है। फिर से नॉर्मल हो जाती है इसकी स्किन, और परछाई ना इसके आस-पास एक आँख की तरह दिख रही थी। मतलब अब परछाई जो थी शैडो इसके साथ फ्यूज़ हो सकती थी। क्या हो रहा था, लेकिन ज़ू उसके बाद मैजिकल टेक्निक्स यूज़ नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी फिज़िकल बॉडी जो थी ना खतरनाक स्ट्रांग हो जा रही थी। हाँ, लेकिन ज़हर का इस्तेमाल ही कर सकता था, और पावर लेवल 4 पैलेस से ऊपर था, 5 पैलेस लेवल के आस-पास। मतलब 5 पैलेस वाला फिज़िकल बॉडी पावर था। तो ज़ू ये टेस्ट कर लेता पावर, काफ़ी खुश होता है। मतलब ये एक सीक्रेट फ्यूज़न मैजिक था और तारीफ़ करता है, और परछाई भी एक्साइटेड हो जाता है कि माय लॉर्ड मैं आज्ञाकारी हूँ। पैट्रियार्च जब सीख रहा था ना, मतलब पैट्रियार्च से ये सीख रहा था कि कैसे चाटना है, और उसमें धीरे-धीरे ये भी अच्छा होते जा रहा था। तो देखो ज़ू जो था ना वो संतुष्ट था अपने शैडो के ब्रेक थ्रू से, जो पावर लेवल उसको मिले थे। ख़ासकर ये जो फ्यूज़न टेक्निक, ट्रम्प कार्ड बन सकता है भाई। जैसा वो लाल कपड़े वाली बंदी यूज़ कर रही थी ना, उसके सामने ये यूज़ करता है, कर सकता है। क्योंकि देखो अब ये ऐसे सोचता है कि अब लाइफ लैम्प के बारे में इसके सभी जानते हैं और ज़हर के बारे में भी सभी जान गए, तो सीक्रेट तो है नहीं इसका। अब के हिसाब से इसका अगर पहला लेयर देखा जाए सीक्रेट्स का, तो पहला शैडो है। दूसरा इसका सीक्रेट है वो जो नाइन स्प्रिंग और शैडो फ्यूज़न सीक्रेट मैजिक जो इससे मिल चुका है। क्योंकि इससे अगर सीक्रेट रखना है ना, इसे थोड़ा तरीके ढूँढने पड़ेंगे। तीसरा लेयर जो है करप्शन पैदा करने का इसका तरीका। अब ये करप्शन खुद पैदा कर सकता था, राइट? चौथा और फाइनल लेयर बोल सकते हो इसका वॉयलेट क्रिस्टल। फिर ज़ुरान ये अपने शैडो की तरफ देखता है जो कॉफ़िन के जैसा दिखता था। मतलब अगली बार अगर ये ब्रेक थ्रू करेगा तो इसके अंदर क्या चेंजेस आएँगे, जो ये सोच रहा था। अफ़ज़ू का ध्यान जाता है पैट्रियार्च पर, ये उनकी तरफ देखता है। पैट्रियार्च अलग ही उनके आस-पास बिजलियाँ कड़क रही थी। पैट्रियार्च देखता है कि शैडो भी इसकी तरफ देख रहा था अलग वे में, और ज़ू तो मतलब नॉर्मल ही देखता था, और उनकी आँखों में एक अलग मैडनेस थी। तो जितने भी स्पिरिचुअल ऑरा थी ऑटोमेशंस की, एब्ज़ॉर्ब करने के बाद इनकी ऑरा बढ़ तो रही, और अब टर्बुलेशन से इनको गुज़रना था, जो बिजलियाँ इनके ऊपर गिर रही थी। पूरा ब्लैक क्लाउड वगैरह चमक रहे थे, इनके ऊपर गिर रहे थे। लेकिन इस दौरान लाल बिजलियाँ कड़क रही थी। यही यहाँ से प्रतिबंधित ये जो स्वॉर्ड फॉरबिडन एरिया था, वहीं पर हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि भाग रहे थे पागलों की तरह। जहाँ से भी गुज़रते थे वो जगह फ्रीज़ हो जाता था, और कुछ तो लाल फल ये खा रहे हैं। और कैसे यार ये तो सही चीज़ मिल गया मुझे, होली फ्रूट, इसके अंदर करप्शन भी अच्छा है। तभी तो मैं इसे दूर से फ़ील कर पाया था। इस दौरान एक लाइटनिंग ऑरा जिसमें रेडनेस थी, वो बहुत तेज़ी से कैप्टन की तरफ बढ़ रही थी, मानो इन्हें काट देगी। लेकिन इस अटैक को भी कैप्टन डॉज कर जाते और फल खाते-खाते बिना पीछे देखे और तेज़ी से भागने लगते। लेकिन इस दौरान दूर पर ये भी थोड़ा लाइटनिंग वगैरह कड़कते हुए देख इनकी आँखों में एक चमक आ जाता है कि एक और खजाना, क्या मैं जाऊँ चेक करके आऊँ? लेकिन मेरे पीछे वाले लोग भी खतरनाक हैं। फिर कैप्टन सोचते हैं यार मौका है तो फ़ायदा उठा लेता हूँ, नहीं तो बाद में पछतावा होगा। एक बार जाके देख ही लेता हूँ। तो ये उस तरफ बढ़ जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी यहाँ का मालिक था ना चिफ्टेन, जिस प्रजाति के लोग इसका पीछा कर रहे थे, उनके उनके पास कोई पुराना ज़ख्म, और वो बेहोश पड़े हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये जो पुराने एम्परर थे इस ग्राउंड के, ये उनका साथी वो चिफ्टेन सी सीलिंग कंट्री वालों ने उसे भी सप्रेस कर दिया होगा। मतलब ये चिफ्टेन भी यहाँ का कैदी हो सकता है। कैप्टन अपना दिमाग लगा रहा था, और कैप्टन के पीछे 6 हाथों वाले जो जायंट्स थे गुस्से में इसका पीछा कर रहे थे, और सभी 30-30 मीटर लंबे थे। कुछ तो गोल्ड कोर लेवल पे, लेकिन इनके पीछे में जो इनका एंसेस्ट्रल लैंड था, मतलब पैतृक ज़मीन, वहाँ पर कुछ एक ऐसा हो रहा था जिसकी वज़ह से कैप्टन भाग रहा था, और मानो वहाँ कोई जाग रहा था। बहुत पावरफुल बंदा था वो। इधर ज़ू को दिखाया जाता है जो कि पैट्रियार्च पर नज़र बना के था। बिजलियाँ लाल कलर की कड़क रही, जो कि उनके स्पिरिचुअल बॉडी पर अटैक कर रही थी। पर पैट्रियार्च हाँफ रहे। शैडोज़ रेड लाइटनिंग को देखकर ना काफ़ी नर्वस हो रहा था, सीरियस हो रहा था, और उसको लगता है नहीं, लेकिन ऐसे मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ज़ू की आँखों में एक अलग चमक था, क्योंकि वो जो लाइटनिंग थी वो नॉर्मल नहीं थी। पैट्रियार्च अगर उससे झेल गए तो उनकी ऑरा काफ़ी ऊपर चली जाएगी। अब दूसरा राउंड शुरू हो जाता है इन लाल बिजलियों, एक ब्लडी रेड कलर का रिवर बन जाता है बिजलियों का, जो कि पैट्रियार्च की तरफ बढ़ता है, और ज़ू इस दौरान आगे बढ़ता है, क्योंकि इसको मालूम था शायद अब पैट्रियार्च ना झेल पाए, और दोनों अम्ब्रेलास को अपने प्रकट करता है, क्योंकि इसके हेवनली पैलेस में बदल चुके थे, मतलब 2 लाइफ लैम्प। क्योंकि ये ऑरा ऐसी थी, ये जो बिजली की, कि वो बॉडी और सोल दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, और ज़ू काफ़ी खुश होता है मास्टर फ्री स्पिरिट के ब्रेक थ्रू से। बिजली में ना विल ऑफ डिस्ट्रक्शन की ऑरा थी, और पैट्रियार्च बोलते हैं माय लॉर्ड मैं, और पैट्रियार्च जन देखता है शैडो की आंखों में कि यार ये कैसे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो पैट्रियार्च भी और एक्साइटेड हो जाता है कि नहीं माय लॉर्ड मैं ये करूँगा, आगे बढ़ूँगा। तो पीछे हट जाता है और बिजली को पैट्रियार्च के ऊपर गिरने देता है। हालाँकि पावर थोड़ा इसने रिड्यूस कर दिया था, और पैट्रियार्च उसे झेलते जाता है।
पूरी तरह से बिजली से घिर चुके थे, लेकिन उनके अंदर भी एक मैडनेस था कि नहीं, मुझे इस लेवल को पार करना है। और पैट्रियार्च का आप देखो नया नाम है मास्टर फ्री स्पिरिट, जो कि इस ज़ू ने से दिया था। पर इस दौरान उसको पुराने विचार आने लगते हैं कि मैं किसी का दास क्यों बन गया, ये वो चीज़ें मतलब वो सोचने लगता है, क्योंकि वो अपने को ना एक हीरो की तरह समझता था। मतलब वो ऑरा इतनी थी कि पैट्रियार्च के दिमाग को अनस्टेबल कर रही थी। अब ज़ू आगे बढ़ रहा था पैट्रियार्च को सेव करने के लिए। मतलब पैट्रियार्च के इमोशन अलग लेवल पे जा रहे थे, लेकिन वो बिजलियाँ जो थी ना अपने आप मानो पैट्रियार्च को सपोर्ट करने लगती। वो बिजलियाँ अब पैट्रियार्च का हिस्सा बनने लगी थी, उनके इमोशंस को सेंस करके आस-पास उन्हें घूमने लगती और उनकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। पैट्रियार्च की जो शरीर था, बॉडी जो था, स्पिरिचुअल बॉडी, वो 70% लाल हो जाता है और 30% पहले जैसा था। मतलब उनका ब्रेक थ्रू पूरा नहीं होता है, 70% ही होता है। बोल सकते हो 30% वो स्पिरिचुअल फॉर्म में और 70% सोल फॉर्म में, और बिजलियाँ गायब हो जाती है। तो ये पूरी तरह से सफल नहीं होता है। पैट्रियार्च अपनी बॉडी की तरफ देखते, थोड़े कन्फ्यूज़ थे, थोड़े नर्वस भी हो जाते कि माय लॉर्ड, क्योंकि ज़ू ने बैटरियार्च की इमोशन को फ़ील किया था, तो बैटरियार्च की अलग फट रही थी, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं किसी का दास बन गया ऐसे। और उधर शैडो को मचा रहा था कि अब तो कुछ करेगा ये बंदा, मतलब ज़ू किंग बैटरियार्च के ऊपर। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।